सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट देख रहे थे, फेमा, जिसमें हमने सबसे पहले देखा इसकी ज़रूरत क्या थी। तो हमने देखा कि क्योंकि इकोनॉमिक सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, फ्री ट्रेड पॉसिबल हो गए, और इसीलिए हमको एक ऐसा कानून चाहिए था जो कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करे। तो इसीलिए पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, बट बाद में हमको लगा कि रेगुलेट करने में काफ़ी तकलीफ है, क्योंकि हर चीज़ के लिए परमिशन लगती थी, कई चीज़ें तो अलाउड ही नहीं थी, बहुत स्ट्रिक्ट था ये एक्ट। और इसीलिए फिर हमने एक नया कानून बनाया जिसमें हम सिर्फ मैनेज करते हैं, पूरा रेगुलेट नहीं करते उसको। ज़्यादातर चीज़ें को फ्रीली परमिट कर दिया गया, और कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम मैनेजमेंट करते हैं, और वो भी अलाउड है बट सब्जेक्ट टू सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। और कुछ अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स में इनको हमने विभाजित किया है। हम इसमें देखेंगे अभी फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कौन से होंगे, करंट अकाउंट कौन से होंगे, उसमें कौन से परमिटेड हैं, कौन से प्रोहिबिटेड हैं, कौन से परमिट किए जाएंगे आफ्टर दी अप्रूवल। तो ऐसा सब अपने को देखना है, और इन पे भी हमको क्वेश्चन आता है, कुछ लिस्ट दी हुई है जिसके ऊपर हमको क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन परमिटेड है, आपको पूछ लिया जाएगा। बहुत ही आसान है वैसे तो हम अभी थोड़ा थोड़ा करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वैसे है थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, तो कई बार हम लोग नाम देख के डर जाते हैं, तो ऐसा मत होने देना। कई बार होता है हमको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि अरे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कुछ तो भी अलग होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, एकदम हलवा है। होता है ना, बचपन में भी आपने कई ऐसे नाम देखे थे जिस नाम के कारण ही आपको डर लग गया था, जैसे रूल ऑफ स्टॉपेल। एकदम डर लगता, अरे क्या है स्टॉपेल है, तो डर जाते एकदम से। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फालतू का डर लगता है, सिर्फ वो टेक्निकल उसका जो नाम है उसको देख के। वैसे यहाँ भी नाम टेक्निकल है, आगे हम जैसे पढ़ेंगे तो बहुत आसान है चीज़ें, तो बहुत ही इजीली आपको चीज़ें समझते जाएगी। तो हमने देखा था सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स बनाए थे, जो वैसे तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही बन गए थे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के पहले इन्होंने एक और रूल बनाया था जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट था, क्रिमिनल ऑफेंस था। अगर आप किसी फॉरेन के कोई व्यक्ति के साथ, सिटीजन के साथ कोई ट्रेड करते हैं या इवन कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी इवन डेथ पेनल्टी भी दी गई थी, सीधा सीधा यानी फांसी की सज़ा वगैरह थी, फिर देश निकाला दे दिया जाता था। तो इस प्रकार की सज़ा बनाई गई थी। फिर 1947 में अगेन फेरा बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि एक सेपरेट एक्ट बनाया गया फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स स्पेसिफिकली सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के लिए नहीं थे, वो जनरल रूल्स थे। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया, ये स्पेसिफिकली फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड था। ये भी ब्रिटिशर्स ने बनाया, भले ही आपको दिखता है 1947 में बनाया, बट ये बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये मार्च 1947 में बन चुके थे। फिर इसके बाद फेरा रिप्लेस किया गया एक नए कानून से, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1973 में इसको फिर एक नया कानून लाया गया जिसमें काफ़ी चीज़ें चेंज की गई। बट उसके बावजूद भी ये और स्ट्रिक्ट ही था, पहले जैसा 1947 का कानून था वैसे ही, लगभग वैसी चीज़ थी। इसमें भी बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी, फॉरेनर्स को अपने यहाँ बिजनेस करने आना अलाउड नहीं था, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे। फिर बाद में 1991 में जब लिबरलाइज्ड स्कीम्स निकाली गई, जिसमें एलपीजी स्कीम बोलते हैं हम, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, जिसके बाद से अपनी ग्रोथ स्टोरी चालू हुई। तो उसके बाद फिर हमको लगा अब ये कानून भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कानून था, ये भले ही हम बाहर वालों को बोल रहे हैं आप आओ यहाँ पे बिजनेस करो, बट फॉरेन एक्सचेंज के लॉज अभी भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और इसीलिए उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। और इसीलिए 99 में फिर एक नया कानून बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1 जून 2000 से अप्लाई हुआ था। फिर किसको अप्लाई होता है ये, अगर एक ट्रांजेक्शन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में होता है तब ये अप्लाई होगा। क्योंकि अगर दोनों रेसिडेंट है, आप और मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो देयर इज नो फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व, वहां ये अप्लाई नहीं होगा। बट मैं अगर समझो कोई बाहर वाले व्यक्ति के साथ, सैमुअल डिसूजा के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये कोई नहीं है, ऐसे ही है। ऐसे कोई व्यक्ति के साथ मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वहां पे फिर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब एक रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होगा, दो नॉन रेसिडेंट अगर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नहीं अप्लाई होता, क्योंकि उन लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने करेंसी में जो भी कर रहे हैं वहां के कानून अप्लाई होंगे। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट्स अगर बाहर का व्यक्ति भारत में कर रहा है या भारत का व्यक्ति बाहर कर रहा है तब लगता है। फिर इसमें कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स बताए गए,
करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जनरली फ्रीली परमिसिबल होते हैं अनलेस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हों, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में जनरली परमिशन लेने के बाद ही वो किया जा सकता है। कई जगह पे आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी, कई जगह गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। सो ये इन लोग कंट्रोल करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को। फिर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कैसे क्या लेके आना, भारत में कितना पैसा ला सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करना, ये सब से डील करता है। ऑथराइज पर्सन के थ्रू आपको डील करना पड़ता है। कभी भी आप फॉरेन करेंसी में डील करेंगे तो विदाउट द ऑथराइज पर्सन इट कैन नॉट बी डन। सो ये कौन है, ये भी हमने आगे देखा था, बाकी ये आपके कोर्स में नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। वैसे ये भी नहीं है, सिर्फ ऑथराइज पर्सन के थ्रू डील करना पड़ता है, इतना पता है आपको, उतना ही आपके कोर्स में है। फिर फेमा में हमने देखा हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ना है। रूल्स जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत बनाए गए हैं, और आरबीआई रेगुलेशंस क्रिएट करता है। हम इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रिलिमिनरी एंड रेगुलेशन। बाकी हमको ऑथराइज पर्सन वगैरह ये सब कोर्स में नहीं है, तो सिर्फ 1 to 9। वैसे देखा जाए तो वैसे तो 6 नंबर तक ही है, बाकी आगे के छोटे मोटे सेक्शन है उसका सिर्फ जिक्र मिलता है आपको, तो वैसे 6 ही सेक्शन है, आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर इसमें हमने देखा प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या बताता है, तो प्रियम्बल बताता है पर्पस ऑफ द लॉ, वो कानून क्यों बनाया गया, ये प्रियम्बल में लिखा होता है, एक्ट में लिखा होता है एक्चुअली। सो बहुत डीप में नहीं होता, बट एक लाइन में 2 लाइन में बताया होता है कानून बनाने का मकसद क्या है। जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा है द एक्ट टू अमेंड द, तो पहले तो लिखा है कंसोलिडेट एंड अमेंड, तो द एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में लिखा है कि एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में 3 ही चीज कवर होती है, बाकी और चौथी चीज कुछ कवर नहीं होती है। ऐसे सबके प्रियम्बल होते हैं, यहाँ पे भी प्रियम्बल लिखा हुआ है। प्रियम्बल बोलता है कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, तो बाहर के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए, एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। सो ये पर्पज है, एग्जाम के लिए काम का नहीं। फिर एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, मैंने बताया था जनरल रूल होता है कि भारत के कानून है तो भारत में अप्लाई होते हैं, भारत के बियॉन्ड अप्लाई नहीं होते। बट ये वाला कानून जो है ये भारत के बियॉन्ड भी अप्लाई होगा। अगर कोई एक ब्रांच है जो कि भारत का व्यक्ति, रेसिडेंट व्यक्ति बाहर कोई क्रिएट करके रखा हुआ है, तो वहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अप्लाई होगा। जैसे समझो मैंने अपनी एक ब्रांच खोल लिया सिंगापुर में, तो सिंगापुर के ब्रांच से अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग होगी तो वहां भी फेमा अप्लाई होता है, और अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन होगा तो वहां की ब्रांच के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, इवन इफ दैट ब्रांच इज नॉट विद इन द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, सो ये हमने देखा था। सो ये कंट्रोल करे या ओन करे दोनों चलता है, आइदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। फिर हमने डेफिनेशंस चालू किए थे, जिसमें हमने ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन देखे थे, जिसमें आता है ऑथराइज डीलर, जो कि बैंक्स वगैरह टाइप के लोग होते हैं जिन लोग डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, और इन लोग लगभग सब चीज़ कर सकते हैं, लाइक फॉरेन एक्सचेंज के, फॉरेन करेंसी के लोन देना। मुझे कुछ बाहर से खरीदना है, मुझे डॉलर्स में लोन चाहिए, तो मैं एसबीआई में जाके लोन अप्लाई कर सकता हूँ कि मुझे 1 लाख डॉलर्स चाहिए लोन, तो वो मुझे लोन भी दे सकते हैं। मुझसे एफडीज वगैरह करना है फॉरेन करेंसी में, वो सब भी किया जा सकता है। वो कब कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो सब देखेंगे अपन। वैसे ही यहाँ पे मनी चेंजर भी कवर होते हैं। मनी चेंजर, इसको पूरे अधिकार नहीं होते फॉरेन एक्सचेंज से डील करने को, सिर्फ मनी को लेके उसके बदले इंडियन करेंसी दे सकता है, तो वो सिर्फ मनी को कन्वर्ट कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, फॉरेन बैंक्स वगैरह जो होते हैं ये सब ऑथराइज पर्सन में कवर होते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, आपको याद हो गई होगी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन जो ऑल्टर करता है, विच ऑल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटीज। तो किसकी लायबिलिटी, ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बट एसेट लायबिलिटीज आर आउटसाइड इंडिया, वो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा, जो ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत के बाहर है, उसकी भारत की एसेट या लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो दोनों कवर कर लिए, भारत के व्यक्ति की भारत के बाहर की एसेट लायबिलिटी ऑल्टर होती है तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बाहर के व्यक्ति की भारत के एसेट लायबिलिटी ऑल्टर होती है तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सो वही दिया हुआ था। सो इट मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया, लेकिन किसकी, ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये पहली चीज। और दूसरा, विच ऑल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया,
ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये दूसरी चीज। एंड इंक्लूड्स ट्रांजेक्शंस, जो आगे हम सेक्शन 6(3) में पढ़ेंगे। फिर करेंसी कोई काम की नहीं थी, यानी करेंसी काम की होती है, होना चाहिए अपने पास, तो खूब पैसा होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, बोलते हैं खूब पैसा होना चाहिए, एकदम लबालब पैसे ही पैसा रहते हैं, होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा वैसा सब मोह माया है, तो ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान देना, कभी भी वो ऐसे लोग बोलते हैं जिनके पास खूब पैसा है, जैसे मैं बोलता हुआ पाया जाऊंगा आपको तो खैर नहीं, लेकिन एक्चुअल सार वही है, क्या है ना, क्या करेंगे इतना पैसा कमा करके, मतलब नहीं होता पैसे वैसे का। चलो ठीक है। इसके पीछे एक कहानी भी थी, एक जमाने में एक ये रहता है, मछुआरा रहता है, वो मछुआरा ऐसा फिशिंग करता है, दिन में सिर्फ 2 घंटे फिशिंग करता है, वो आके फिर फिश वगैरह जो भी बेच बाच के पैसा कमाता है, घर चलाता है, और दिन भर चिल मारता है, पूरे दिन भर घर के सामने बैठे चिल मार रहे, गांजा फूक रहे, इन्हें जो भी हुक्का वगैरह पी रहे, तो पूरा चिल करता है। एक दिन एक बैंकर आता है उसके पास, वो बोलता है, अरे भाई तुमको मैं 2-4 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे काम करते हो, दिन भर तुम फुटियाली करते रहते हो, तो हाँ, फुटियाली करना है ना, वही घूमना फिरना, कुछ काम वाम नहीं करते, तो तुम बिजनेस बढ़ाते क्यों नहीं? तो बोलते हैं, अरे उससे क्या होगा? तो बोले, अरे बिजनेस बढ़ जाएगा तो मस्त तुम और मछलियां पकड़ना, ज्यादा बड़े बोट खरीद लेना। वो बोले, अच्छा फिर क्या होगा? फिर बोले, इंडस्ट्री डालो, पैकेज में फूड में, पैकेज फूड इंडस्ट्री में आप मछली वगैरह बेच सकते हो, तो ये काफी अच्छा बिजनेस है। तो बोले, फिर उससे क्या होगा? फिर बोले, यॉच खरीद लेना, बड़ा शिप खरीद लेना, फिर और बड़े पैमाने पे बिजनेस रहेगा आपका। फिर बोले, फिर क्या होगा? फिर बोले, फिर क्या? फिर बैठ के चिल मारना। फिर बोले, अभी मैं क्या कर रहा हूँ तो देखो, अगर बैठ के चिल मारना है तो कोई ऐसा जरूरत नहीं होती जबरदस्ती मजदूरी करते रहते लोग। ऐसा बोला जाता है, बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, जो अमीर लोग हैं, कि जो पैसा आपके बैंक में जमा है, जिस दिन आप गचकोगे उस दिन अगर वो जमा रह गया, ज्यादा पैसा जमा है, तो वो एक्स्ट्रा की मेहनत है जो आपने की है, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। और बिल्कुल सही है, वो आपने जबरदस्ती मेहनत की है, गधा मजदूरी की है और पैसा कमाए, खर्चा भी नहीं किया और गचक गए अपन, तो कोई मतलब रह गया क्या उतनी मेहनत का? तो एंजॉय करो। तो इसलिए मैं जब आपकी उम्र का था तब मैंने ऐसा एक कोट लिखा था, कि गोवा तो गया था बट मैंने एक कोट लिखा था कि जिंदगी के मजे ले लो, वरना जिंदगी तो आपके मजे ले ही रही है, तो ले लेना चाहिए जिंदगी के मजे। चलो अभी पढ़ाई करते हैं, ये भी मजा ही है पढ़ाई भी मजा रहता है अगर अच्छे से करो तो। सो करेंसी वैसे कोई काम की नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो अपने को इसकी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, बट करेंसी ये एक वाइडर वर्ड है, करेंसी नोट्स भी इंक्लूड होते हैं, बाकी चेक्स, ड्राफ्ट, इवन क्रेडिट कार्ड्स, ये सब भी। यूपीआई नहीं लिखा है, कल चलकर यूपीआई को भी इसमें कवर कर सकते हैं, क्योंकि आगे लिखा है सच अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। उस जमाने में यूपीआई नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी तो नहीं लिखा है, बट हो सकता है करेंसी में उसको भी फिर इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है। फिर करेंसी नोट्स में जो नोट्स या कॉइन्स के रूप में करेंसी रखी है उसको करेंसी नोट्स बोलेंगे। जैसे कि आपके जेब में 500 रुपए का नोट रखा हुआ है, 200 रुपए का नोट रखा हुआ है, तो ये क्या है? ये करेंसी नोट्स हैं। या कॉइन्स रखे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कॉइन रखे हुए हैं, 2-5 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। सो आज शनिवार है ना, मंदिर गया था मैं, तो बस तो खैर, तो पैसे रखे हुए हैं, ये सब क्या है? ये सब करेंसी नोट्स हैं, भले वो कॉइन्स के रूप में, बट उसको भी नोट्स में कवर किया है। फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बहुत ही बकवास डेफिनेशन है, तो बहुत सारी डेफिनेशन बकवास होती, कोई काम की नहीं होती। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है, कंपनी मीन्स कंपनी, एमओए मीन्स एमओए, ये मीन्स ये फालतू की डेफिनेशन है, कुछ समझाती नहीं। वैसे यहाँ पे भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स जो कैपिटल नहीं है, तो जो कैपिटल नहीं वो करंट, ये सिंपल है। बट एक पॉइंट यहाँ सिर्फ ध्यान रखने का है, बाकी सब तो सिंपल है। And without prejudice to the generality of the foregoing, it includes payments due in connection with foreign trade or current business, other current business services, and short-term banking and credit facilities in ordinary course of business। जैसे ओडी हो गया, या क्रेडिट सेल हो गया है, क्रेडिट पीरियड दिया है अपने को, तो ये सब क्या है? ये सब शॉर्ट टर्म बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटी, जरूरी नहीं सिर्फ बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी भी चलेगी। जैसे कि हमने गुड्स खरीदे, उसने बोला 2 महीने में थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर देना, तो ये क्रेडिट फैसिलिटी है। वैसे देखा जाए तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ऑल्टर हो रही है मेरी, बट फिर भी इसको हम करंट अकाउंट में रखेंगे। सो अगर ये नहीं लिखा होता तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हुआ होता, तो इसीलिए ये लिखने का महत्व है,
ठीक है। बाकी सब चीजें नहीं भी लिखते तो हम उसको करंट अकाउंट में ही मानते थे, क्योंकि बाकी सब करंट नेचर के ही हैं। सिर्फ ये वाला एक है जो कि वैसे कैपिटल नेचर का है, बट उसको स्पेसिफिकली करंट अकाउंट में रखा गया है। ठीक है। फिर एक्सपोर्ट, ये बकवास था। एक्सपोर्ट यानी भारत के बाहर ले जाना। कहाँ ले जाना? भारत के बाहर। तो देखो कैसा लिखा है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर लेके गए, टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर की जगह में। और ठीक है, तो बाहर जा रहे तो बाहर ही जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी बाहर गए अंदर आ गए गुड्स। सो ऑफ एनी गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ एनी सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों ही एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट में जरूरी नहीं सिर्फ गुड्स हो, इवन सर्विसेज आर कवर्ड। फिर फिरंगी करेंसी, तो जो इंडियन नहीं है वो फॉरेन है। ठीक है, जैसे रशियन हो गया, करेंसी करेंसी रशियन करेंसी हो गई, यूएस की करेंसी हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। तो फॉरेन करेंसी मींस एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। ठीक है, एकदम ही सिंपल है। अब फॉरेन एक्सचेंज इज अ वाइडर वर्ड। फॉरेन एक्सचेंज में जैसे फॉरेन के कोई डिपॉजिट्स भी हैं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज है। मेरे पास एफडी रखी हुई है $5,000 की, मुझे मेरे चाचा जी ने गिफ्ट किए थे, मैंने उसका एफडी करके रख दिया। सो ये क्या है? ये भी फॉरेन एक्सचेंज है। भले ही ये फॉरेन करेंसी नहीं है मेरे लिए, वो पैसा नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन उसकी एफडी भी रखी है, तो ये भी इसमें कवर होगा। सो फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी, ये तो आए गई, एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट्स, जैसे एफडी हो गया। क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस पेएबल इन फॉरेन करेंसी, तो पेएबल भी कुछ रहेगा फॉरेन करेंसी में, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। वैसे एग्जाम के लिए अगेन ये भी काम का नहीं है, अपन जो एग्जाम का काम का है अभी वो पढ़ना चालू करने के हैं। ये पढ़ेंगे एक तो पर्सन और कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये खतरनाक इंपॉर्टेंट है। सो ये फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी, ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, एकदम चिल्लर डेफिनेशन है, बट फिर भी पढ़ना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन करेंसी इंक्लूड्स it includes foreign currency as well as deposits, credit and balances payable, drafts, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, चेक होते हैं, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट्स और इवन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि ड्रॉन और एक्सप्रेस्ड इन इंडियन करेंसी बट पेएबल इन फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी में पेएबल है। तो मैंने आपको चेक लिख के दे दिया, उसमें लिख दिया मैं आपको $10,000 पे करूंगा। सो मैंने चेक यहाँ पे बनाया, बट मैंने डॉलर्स में पेएबल बनाया हूँ। तो ऐसे केसेस में ये भी फॉरेन एक्सचेंज का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप ऐसे के ऐसे नहीं रख सकोगे इसको। तो ये भी हम अभी समझेंगे। वैसे ही इसका अपोजिट, तो ये क्या है? ये ड्रॉन इन इंडिया बट पेएबल इन फॉरेन करेंसी। इसके अलावा दूसरा रहेगा ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी, तो ये भी कवर होगा। सो बाहर के किसी व्यक्ति ने आपको इंडियन करेंसी में कोई चेक लिख के दे दिया है, तो बाहर के व्यक्ति ने, तो ये भी इसमें फॉरेन एक्सचेंज में कवर होगा, क्योंकि वो भी कन्वर्ट करना पड़ता है। सो ड्राफ्ट सेम चीजें, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉन बाय बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी, तो ये भी कवर होगा। तो जस्ट इसका अपोजिट है। तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज में कवर होते हैं। फॉरेन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का वही मतलब है जो बाकी अपन सिक्योरिटीज पढ़ते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, वही सब चीजें। फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स ऐसी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। जैसे फॉरेन के मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो ये फॉरेन सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, सो मुझे लगता है टेस्ला अच्छी कंपनी है, मैं उसके शेयर्स उठा के रख लेता हूँ, या मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीद लेना चाहिए, एप्पल के खरीद लेना चाहिए, तो ये फॉरेन सिक्योरिटी में कवर होगा। एंड इंक्लूड सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी बट वेयर रिडम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड इज पेएबल इन इंडियन करेंसी। तो कोई भी सिक्योरिटीज फॉरेन करेंसी में अगर एक्सप्रेस्ड है, डिनोमिनेटेड है, तो फिर हम मान लेंगे कि वो फॉरेन सिक्योरिटी है। ठीक है, संजय भैया बदला लेना चाहते हैं मुझसे, एकदम पंखा तेज करके भाग गए। ठीक है, तो वैसे अब उतना ठंडा नहीं है आज, चलता है। इंपोर्ट, ये एकदम बकवास है, ये भी काम की नहीं है डेफिनेशन। ये जो मैंने नहीं बता रहा हूँ ना, वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी 100%, तो नहीं पूछे जाएंगे वो। सो बाकी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो ज़रूर पढ़ के जाना, एकदम 100% वो पूछी जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। वो मैं बताऊंगा कौन सी पूछी जाएगी। जैसे आपके एग्जाम का तो नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी जो आने वाली एग्जाम है इसमें 100% ये डेफिनेशन आएगी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की, अभी जो एग्जाम आएगी यानी आपके पहले वाली। फिर आपके एग्जाम में क्या आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, यानी आ सकता है, आएगा यानी आ सकता है, लेकिन ये तो 100% है। ये अभी जो एग्जाम होंगे उनको ये आने ही वाला है,
तो मैंने उनको बता चुका हूँ। नहीं ऐसा नहीं होता, उनको आ गया था हमको नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। तो देखेंगे अपन। चलो, आपको दिखेगा ना, आप लिख के रख लो लगे तो ये 100% अभी आएगा। तो जब आपकी कोर्स चलता रहेगा उस बीच पेपर आएगा, वो पेपर में देखना ये क्वेश्चन 100% रहने वाला है। तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा कि मैंने बोला और आया। चलो, फिर इंपोर्ट कोई काम का नहीं, विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन मींस ब्रिंगिंग इनटू इंडिया एनी गुड्स और सर्विसेज। फिर पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन वैसे तो एक जनरल डेफिनेशन है, ज्यादातर एक्ट में पर्सन को इसी प्रकार से डिफाइन किया होता है, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बाकी के कानून में नहीं दिखता आपको। आप पर्सन की डेफिनेशन बहुत जगह पढ़ोगे, जैसे पर्सन आपको इवन इनकम टैक्स एक्ट में देखने को मिलेगा, तो इनकम टैक्स में पर्सन डिफाइंड है, उसमें भी यही सब चीजें बताई गई है। इंडिविजुअल हो गया, एचईएफ हो गया, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। लेकिन लास्ट वाला जो व्यक्ति है ये पर्सन बताया गया सिर्फ फेमा के हिसाब से। सो बाकी जगह इसको जनरली पर्सन की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करते। ऐसी ब्रांच, एजेंसी जो कि बाहर है बट भारत के किसी व्यक्ति के द्वारा, रेसिडेंट इन इंडिया के द्वारा या तो ओन्ड है या तो कंट्रोल्ड है, सो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर होती है। सो पहले तो सिंपल है, पर्सन इंक्लूड्स, एक तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, दो प्रकार की डेफिनेशन होती है, एक मीन्स लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दूसरा होता है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मीन्स ये एग्जॉस्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप से बताया, और भी चीजें इसमें कवर हो सकती हैं। ठीक है, सो पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल तो पर्सन है ही, एक नॉर्मल व्यक्ति है वो पर्सन जरूर रहेगा। फिर हुफ, हुफ क्या होता है? सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली जिसको हम बोलते हैं। सो जॉइंट फैमिली जो है इसका बहुत गिने चुने जगह अब रेफरेंस रह जाता है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एचईएफ का निर्माण आजकल सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है, क्योंकि उसको इनकम टैक्स में, फेमा में अलग व्यक्ति माना जाता है, और इसीलिए इसको सेपरेट व्यक्ति करके माना जाता है सिर्फ इस जगह पे। बाकी एचईएफ का और कोई लेना देना नहीं रह गया आजकल। सो पहले के जमाने में बहुत महत्व होता था, फैमिली बिजनेसेस चलते थे, बट अभी एचईएफ का महत्व सिर्फ इतना है कि लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए करते हैं, इससे टैक्स प्लानिंग भी होती है। जैसे मेरी इनकम खूब ज्यादा जाती है, खूब अति, सो मैं 30% स्लैब में आता हूँ, न्यू रिजिम में जाओ तो भी 30% टैक्स लग जाता है, तो मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ कि यार इतना पैसा कैसे, क्या टैक्स बचाओ, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है, 30% है ना, अति हो जाता है, 1 लाख कमाए 30,000 टैक्स भरना पड़ रहा, तो भारी पड़ जाता है। सो मैं चाहता हूं मैं अपनी इनकम को दूसरे किसी तरह से बताऊं। सो मैं अपने ऑफिस का जो नाम है, ऑफिस को एचईएफ के नाम से रजिस्टर कर लूंगा। सो एक एचईएफ क्रिएट कर लूंगा। एचईएफ हर हिंदू व्यक्ति कर सकता है। हिंदू की डेफिनेशन काफी डीप है वैसे, इट इंक्लूड्स इवन पंजाबी हो गए, सिंधी हो गए, ये सब लोग भी हिंदी में कवर हो जाते हैं। सो हिंदू जो है ये बहुत वाइड डेफिनेशन है, इसमें सब लोग कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो नहीं होते वो एकदम, जैसे इवन जैन लोग हैं वो भी हिंदूज में ही कवर होते हैं, तो जो नहीं होंगे वो है जैसे मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सो ये लोग नहीं आएंगे, पारसी हो गए, सो वो लोग नहीं आएंगे। बाकी नहीं तो हिंदू लॉ ये हिंदूज को कवर करता है, और जिसमें हिंदू की डेफिनेशन काफी वाइड है, सो बहुत लोग उसमें कवर होते हैं। तो जो भी हिंदू है उसने एचईएफ अगर बना लिया तो उसको फायदा ये होता है कि इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसका एक अलग व्यक्ति हो गया। जैसे क्या होता है, मेरे को अगर टैक्स लगता है तो मुझे स्लैब रेट लग रहा है, जैसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा, 2.5 से 5 लाख तक के 5%, ऐसा स्लैब रेट चलता रहता है। अब अगर मुझे टैक्स बढ़ते जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, एचईएफ क्रिएट करूंगा। समझो मेरी इनकम जा रही थी 12 लाख रुपए, सो मैं 2 लाख रुपए की इनकम एचईएफ की बता दूंगा कि मैं ऑफिस जो है एचईएफ के नाम से चला रहा हूँ, और वो एचईएफ में अकाउंटिंग के काम वगैरह, ऐसे काम जिसमें साइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उसमें ले लिए। तो उससे क्या होगा, या अगर ट्रेडिंग है, कुछ ट्रेड कर रहा हूं मैं, तो ट्रेडिंग के लिए एचईएफ क्रिएट कर लिया अपन ने। वो एचईएफ में फिर अपन जितनी भी इनकम बताएंगे उस पर फिर अलग से टैक्स स्लैब का बेनिफिट मिलता है। जैसे 2.5 लाख तक के वहां पे मुझे कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर 2.5 लाख के ऊपर जो स्लैब रेट वगैरह चालू होंगे वैसा रहेगा। सो एचईएफ का फायदा होता है, जैसे हम लोग तो इनफैक्ट जब स्टूडेंट थे तब से ही रिटर्न डालते थे, क्योंकि वाइट रिजर्व क्रिएट होते, इनकम कुछ नहीं है बट 2.5 लाख तक के बेनिफिट है, तो 2.5 लाख की इनकम बता दिए, रिटर्न डाल दिए बिना टैक्स भरे। इससे फायदा ये हो जाता, कल चलकर ब्लैक मनी आएगा तो अपने पास पहले से वाइट रिजर्व जमा है। तो कोई पूछेगा ये 2.5 लाख कहाँ से कमाए, वो पिछले साल के थे, उस साल कुछ था नहीं, इस साल लेकिन ब्लैक मनी कमाया तो वो पिछले साल का था, बता सकते हैं। तो ये सब करना नहीं चाहिए, ये सब छी होता है, ये सब चीजें रोकना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये सब चीजें नहीं करना है। तो लोग आपको बोलेंगे सर ऐसा करने का क्या, तो आप बोलना नहीं नहीं ये अच्छी है, ये सब नहीं करना, सही तरीके से टैक्स भरो। तो एचईएफ का भी रेलेवेंस अभी सिर्फ उतने ही पर्पस के लिए रह गया है, टैक्स वगैरह के लिए लोग बनाते हैं, बाकी उसका और कोई महत्व ज्यादा रहा नहीं है। वो भी यूसीसी आ जाएगा तो उसके बाद पता नहीं क्या होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होने वाला है, उसके बाद शायद हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ ये सब खत्म हो जाएंगे, और ये एचईएफ का निर्माण हिंदू लॉ के हिसाब से होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो इसीलिए हिंदू लॉ अगर खत्म हो गया तो एचईएफ का भी जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, बट हो सकता है शायद टैक्स पर्पस के लिए एचईएफ को कंटिन्यू करने दिया जाए। सो ये आप पढ़ोगे इनकम टैक्स में से एचईएफ के बारे में। और तो एचईएफ को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, वो फैमिली जो है पूरी एक पर्सन है, उसका मैनेजर होता है कर्ता, जो उसको पूरा चलाता रहता है, उसका पूरा कर्ता धरता होता है। सो ये एचईएफ का एक कॉन्सेप्ट है, सबको लगभग पता ही होगा थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि फाउंडेशन में पढ़ा है, जो बीकॉम के थ्रू आए डायरेक्ट एंट्री उन्होंने भी बीकॉम में कहीं ना कहीं पढ़ा है। कोई ऐसा तो नहीं जो इंजीनियरिंग करके आ रहा है, नहीं ऐसे भी होते हैं, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किए और इंटर में यहाँ पे आ गए फिर। सो ऐसे भी होते हैं, डायरेक्ट एंट्री है ना, तो डायरेक्ट एंट्री इज नॉट ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, वो साइंस वाले भी आते हैं। जैसे पिछले के पिछले बैच में एक इंजीनियरिंग करके आया स्टूडेंट था, यानी थर्ड ईयर तक किया था उसने, तो थर्ड या सेकेंड ईयर तक के किया था, 4 साल का रहता ना उनका। सो सेकेंड या थर्ड ईयर तक किया था, फिर उसने बोला कि इंजीनियरिंग में मज़ा नहीं आ रहा, तो इधर आ गया था वो। सो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, तो बीएससी करने के बाद फिर सीए करने आते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। सो उन लोग को फिर शायद एचईएफ नहीं पता होगा, बाकी ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। सो एचईएफ ये भी पर्सन में कवर होगा, इंडिविजुअल एचईएफ, कंपनी, कंपनी भी पर्सन है, सो कंपनी भी एक सेपरेट एंटिटी है, भले ही आर्टिफिशियल है बट पर्सन जरूर कहलाती है वो। वैसे ही फर्म, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को वैसे पर्सन सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता, लेकिन इनकम टैक्स और फेमा पर्पस के लिए, इंक्लूडिंग इवन जीएसटी पर्पस के लिए उसको एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। सो बहुत लिमिटेड जगह पे उसको पर्सन माना जाता है, नहीं तो फर्म इज नॉट अ सेपरेट पर्सन, इट इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। लेकिन इनकम टैक्स, फेमा, जीएसटी, इनके लिए फिर इसको एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं अपन, तो इसका अलग असेसमेंट होता है, फर्म का अलग टैक्स निकलता है। तो ऐसा नहीं कि पार्टनर्स का जो टैक्स है वही रहेगा, इनका अलग असेसमेंट होता है। तो वैसे यहाँ पे भी इसको पर्सन बोला है। वैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फर्म ना क्रिएट करके सिर्फ एक छोटा सा एसोसिएशन बना दिया टेम्पररी नेचर का, तो ऐसे केस में उनको भी फिर पर्सन में कवर किया गया। जैसे समझो आप नागपुर में कोई एक इवेंट करना चाहते हैं, किसी को गाने के लिए बुलाना चाहते हैं, किसको बुलाएंगे अपन, कैलाश खेर को बुलाते हैं समझो, अभी वो आया था हमारे एरिया में, क्या नाम है उसका, रघुवंशी, हंसराज, तो वो बड़कस चौक में बुलाए थे हम लोगों ने उसको, हमारा बड़कस चौक मित्र परिवार है एक, सो वहाँ पे बुलाया गया था। सो ऐसे केस में अब बुलाए, समझो हम 4 लोग ने मिलके बुलाया, मैं हूँ और मेरे 3-4 फ्रेंड, एक भाऊ है, फिर भागवत जी है, ऐसे गिनती के 4-5 लोगों ने मिलके बुलाया। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सो मान लो हम 4-5 लोगों ने मिलके बुलाए, और ये बुलाए क्यों, तो सिर्फ एक इवेंट के लिए हम लोग 4-5 लोग मिलके आए हैं, हम वो इवेंट करेंगे, उसमें भी पैसा आएगा, पैसा जाएगा। सो पैसे की आवक जावक लगी रहती है, तो उसकी अलग से अकाउंटिंग होती है, लेकिन वो क्या मेरे टैक्स में आएगा क्या, या बाकी के लोगों के इसमें आएगा क्या, तो नहीं, इसको एक अलग एसोसिएशन मान लेते हैं जो टेम्पररी नेचर का है, पार्टनरशिप नहीं है, बट एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम लोगों ने ये एसोसिएशन क्रिएट किया है, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाता है। अब इसमें अगर हम सब इंडिविजुअल है तो इसी को हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। ऐसा हो सकता है एक कंपनी, एक फर्म है, एक मैं हूं, ऐसे अलग अलग लोग हैं, तो इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे। दोनों सिमिलर नेचर के हैं, दोनों में ज्यादा डिफरेंशिएट वैसे किया नहीं जाता, जितने भी लॉज हैं वो दोनों को अप्लाई होते हैं वैसे के वैसे, जैसे इनकम टैक्स भी सबको एक प्रकार से अप्लाई होता है, तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए वो एसोसिएशन अलग एक एंटिटी मान लिया जाएगा, उसका अलग से टैक्स वगैरह निकाला जाता है। जैसे हमने टिकट बेचे, टिकट के पैसे आए, तो उसका इनकम आएगी, तो वो जो इनकम है वो इनकम पे टैक्स देगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हमारे हाथ में वो टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे भी ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को हम एक अलग पर्सन मानते हैं, ठीक है। वैसे ही आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे इवन भगवान हो गए, मंदिर हो गया, सो मंदिरों पे भी ये सब अप्लाई होते हैं कानून। सो जैसे ट्रस्ट बना के हम चला रहे हैं, सो ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहलाते हैं। जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल हो गया या राम मंदिर हो गया अभी अयोध्या का, तो ये सब क्या है, ये सब भी एक अलग व्यक्ति है, तो राम भगवान से भी टैक्स वसूल किया जाएगा, उनके ऊपर भी रूल्स अप्लाई होते हैं। अब वो टैक्स में वैसे एग्जम्पशंस हैं, आप पढ़ोगे फाइनल लेवल पे, इस साल नहीं है आपको,
सो इस साल बीच में थोड़े से सेक्शंस की गैप दिखेगी आपको इनकम टैक्स में। सो फाइनल लेवल पे आपको दिखेगा, उसमें फिर लोग एक अलग से रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिसमें फिर वो टैक्स का एग्जम्पशन मिलता है। उसमें फिर आप भी डोनेशन दोगे तो आपको भी इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलते हैं। जैसे आपने डोनेट कर दिया 1 लाख रुपए राम मंदिर में, तो आपको उसका 50% डिडक्शन मिलेगा, 50,000 से इनकम आप कम कर सकते हो। ऐसे सब रूल्स हैं। सो इनको भी अलग व्यक्ति माना जाता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो होते हैं, नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रिसीडिंग सब क्लॉजेस एंड। तो यहां तक तो ये सेम ही डेफिनेशन है। अब यहां तक के जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम डेफिनेशन पढ़ोगे इनकम टैक्स में भी। आईटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स एक्ट में ये सब लोग कवर होते हैं, लेकिन लास्ट व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट में नहीं कवर होता। ये फेमा में थोड़ा सा अलग व्यक्ति बताया गया है। सो फेमा में एक व्यक्ति और कवर होता है इसमें, एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसी ब्रांच जो फॉरेन में है। यहां पे मैंने एक ब्रांच क्रिएट कर लिया, ये ब्रांच मैं इंडिया में बैठ के एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मैं इसको या तो ओन करता हूं या तो कंट्रोल करता हूं। अगर ओन नहीं भी करता, सिर्फ कंट्रोल करता हूं, तो भी ये ब्रांच क्या है, तो ये ब्रांच भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी। सो भले ही वो ब्रांच फॉरेन में रजिस्टर्ड है, पर्सन मानी जाएगी। पहले तो पर्सन मानी जाएगी, पहले इसको पर्सन ही लिखो, फिर अभी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट आगे पढ़ते हैं अपन। सो अभी सिर्फ ये मानो ये भी एक पर्सन है हमारे लिए, ठीक है। तो ये भी पर्सन में कवर हो रहा है। कहाँ पे, ये लास्ट वाले पॉइंट में, 7th पॉइंट में, एनी एजेंसी ऑफिस और ब्रांच जो कि ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन है। सच पर्सन यानी ये जो लोग हैं, इन लोगों के द्वारा अगर वो ओन या कंट्रोल की जा रही है तो। सो जो पर्सन भारत का व्यक्ति है उसके द्वारा अगर वो कंट्रोल की जा रही है तो ये भी पर्सन कहलाती है, ठीक है। सो ये भी हमारे लिए पर्सन है, और ये पर्सन वैसे आगे हम पढ़ेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया भी है, और इसीलिए इसके ऊपर जो ये एक्ट है ये वैसा का वैसा अप्लाई होगा जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये है तो ये एजेंसी ब्रांच ऑफिस ये कहीं भी हो, बट ये अगर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन है तो ये हमारे लिए पर्सन कहलाएगा, अगर भारत के बाहर भी होगा तो भी। फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया देखेंगे। इसके पहले ट्रांसफर वर्ड पढ़ लो, ये भी एग्जाम के लिए काम का नहीं है। ट्रांसफर अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ट्रांसफर इज अ वाइडर वर्ड। ट्रांसफर में सिर्फ सेल करना नहीं आता। अगर मैं गिफ्ट दे देता हूं आपको, मेरे पास 1 करोड़ का बंगला है सामने, वो रखा हुआ है, रखा है बना हुआ है, तो वो मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ। आपने बहुत अच्छा स्कोर किए इंटर में, आपने इंटर में एकदम 95 मार्क्स लेके आ गए लॉ में, तो मैं बोलता हूँ वो बंगला अच्छा आपका हो गया। ये भी ट्रांसफर है, भले मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, गिफ्ट दे रहा हूँ, तो भी ये भी ट्रांसफर है। ऐसा मैं कुछ करने नहीं वाला, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, मेरे पास है भी नहीं, मैं बेचारा गरीब आदमी हूँ। कहाँ बंगला? नहीं ऐसा नहीं है, 95 ला सकते, मेरे को एक्सपेक्टेड है अब, तो 90-95 तक जा सकते हैं अब लॉ में। जब ओल्ड कोर्स था वो डिफिकल्ट था थोड़ा, उसमें भी लोग 90 तक जाते थे, तो फाउंडेशन में जाते थे। इंटर में वैसे 85 हाईएस्ट रहा है, और ये बाहर भी, बाहर आप पूरा कहीं भी देख लो 90 कहीं नहीं गया, इवन फाउंडेशन में नहीं गया, सिर्फ अपने यहाँ एक स्टूडेंट को 90 मिले थे। बाकी आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको दिखेगा हाउ टू स्कोर 80+ या 85 के ऊपर कोई के स्कोर दिखते ही नहीं, तो अपने यहाँ एक 90 गया था, तो अलग ही प्राणी रहा होगा, यानी रहा क्या है। अभी पिछले के पिछले इंटर बैच में भी था वो। रहते हैं कुछ बच्चे पढ़ते हैं उस हिसाब से, और वो BCR था तब उसने 90 लाया, अब तो सिर्फ लॉ है, तो अब तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। वैसे यहाँ पे इंटर में अब 2-3 चीजें हट गई है। आप अगर कुछ पुराने बच्चों से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आपके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हट गया। वो एक हैवी एक्ट पड़ता था, आपको पता भी लगा होगा कि फाउंडेशन में चला गया तो लोग बड़े खुश हो गए। इसीलिए क्योंकि बहुत हैवी पड़ता था वो, अब वो हट गया है, तो वैसे ही आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ जाएगा। अभी आपको जितना टेक्निकल है उतना स्कोर आपको 90 लाना तो पॉसिबल है अब, तो इजीली आप ट्राई करते हैं, अगर रेगुलरली पढ़ते हैं तो 90 तक के ला सकते हैं। इजीली तो नहीं बट ला सकते हैं, तो रेगुलर अगर पढ़ते हैं तो 90 तक लाना आप संभव है। तो 90-95 थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन ला सकते हैं फिर भी, तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। अब
क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स है। अभी देखो ना, अपन आगे बढ़ेंगे ना, आपको समझेगा कि टेक्निकल पॉइंट्स है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप 100% स्कोर कर सकते हो। अगर आपने सही लिखा ना तो 1 मार्क भी नहीं काटा जा सकता। सो इतना टेक्निकल पॉइंट्स है इसमें। और एमसीक्यू है 30 मार्क्स के, तो 30 तो अगर पूरे मिल गए तो 30 में से 30 मिल जाएंगे। बाकी बचे हुए 70 में से आप अगर 60 भी ला लेते हैं, जो कि पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो ला सकते हो आप। सो अगर ला लिए तो 90 तक जा सकते हैं, तो अब पॉसिबल है। और एमसीक्यू आने के बाद तो बहुत इजीली पॉसिबल है। पहले तो 70-75 भी बहुत मुश्किल हो जाता था, फिर एमसीक्यू आने के बाद 80s वगैरह तक जाने लग गए बच्चे, और फिर अभी मुझे लगता है 90 तक भी चले जाएंगे। तो देखते हैं, अभी यही बैच में पता लग जाएगा। अभी जो एग्ज़ाम होगी तो उसमें देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। और फिर आपकी एग्ज़ाम बस आई गई, अगली की अगली एग्ज़ाम आपकी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस आई गई है। डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, बस बता रहा हूँ। चलो, तो ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, परचेस, एक्सचेंज, एक्सचेंज इज ऑल्सो ट्रांसफर, मॉर्गेज, मॉर्गेज करने को भी ट्रांसफर माना जाता है, प्लेज, ये सब गिरवी रखना हो गया। मॉर्गेज करना या प्लेज करना दोनों एक ही नेचर के हैं। जनरली मॉर्गेज वर्ड तब यूज करते हैं जब हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रखते हैं, और प्लेज तब रखते हैं जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे मुझे पैसे की आवश्यकता है, वो 1 करोड़ का बंगला मैंने किसी के पास गिरवी रख दिया, ये हो गया मॉर्गेज। मैंने मेरी अंगूठी किसी के पास गिरवी रख दी, उससे उधारी ले लिया, तो ये हो गया प्लेज। ठीक है, हिंदी में देखें तो दोनों का मतलब गिरवी रखना है। फिर गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट्स, टाइटल, पोजेशन और लीन, यानी किसी भी प्रकार का ट्रांसफर। यहाँ ट्रांसफर इज अ वाइडर वर्ड, इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो सकती है। ठीक है, फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के ऊपर अब हम चर्चा चालू करेंगे। अब सबसे पहले एक बात बता दूं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये आपको डेफिनेशन दिखेगी एलएलपी में, कंपनीज एक्ट में, फेमा में, इनकम टैक्स एक्ट में, हर जगह दिखेगी। और सबसे अच्छी बात, हर जगह अलग है, या बुरी बात, हर जगह अलग है ये डेफिनेशन। सो सब जगह डेफिनेशन का अलग मीनिंग है। आप इनकम टैक्स में देखोगे, उसमें लिखा है 182 डेज प्रेजेंट इन इंडिया होना चाहिए, फिर 62 डेज भी रहा तो चलेगा, फिर पिछले साल, पिछले 4 साल में उसमें देखा जाता है, फिर 4 साल में 365 डेज वो मौजूद है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती है। आप कंपनीज एक्ट में देखोगे तो 120 डेज का वहाँ पे प्रावधान है कि अगर एक व्यक्ति रेसिडेंट रहना चाहता है तो 120 डेज वो भारत में मौजूद रहेगा, तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। जब आप ओपीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वहाँ आता है। वैसे ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर पढ़ोगे, वहाँ पे आता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक का रेसिडेंट होना जरूरी होता है, 2 इंडिविजुअल होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, मिनिमम 2 इंडिविजुअल, एंड 1 ऑफ देम शुड बी रेसिडेंट। वहाँ भी रेसिडेंट की डेफिनेशन अभी अच्छा हो गया कि उन्होंने एट पार ला लिया विद कंपनीज एक्ट, नहीं तो कंपनीज एक्ट में अलग थी, एलएलपी में अलग थी, अभी दोनों को एक ला लिया है। तो अब एलएलपी में भी रेसिडेंट की सेम डेफिनेशन है, 120 डेज जो पिछले साल भारत में मौजूद था। लेकिन फेमा में दोनों से अलग है, कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन अलग है, इनकम टैक्स की अलग है, और फेमा की डेफिनेशन अलग है। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन है ना, जिस एक्ट में दी होती है उस एक्ट के लिए काम की होती है। जैसे पर्सन यहाँ के लिए हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे तो वहाँ अलग पर्सन हो सकता है, इनकम टैक्स में अलग पर्सन हो सकता है। वैसे मैंने बता दिया इनकम टैक्स में यही पर्सन है, ये वाला छोड़ के, ये लास्ट वाला नहीं आता उसमें। ठीक है, सो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये अलग अलग इसके हिसाब से देखते हैं हम, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। सो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब है? सिंपल अगर हम देखें तो एक व्यक्ति को हम रेसिडेंट मानेंगे अगर वो भारत में मौजूद है फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग ईयर। सो आप सोच के देखो, अगर मुझे देखना है ये साल, अभी देखना है मुझे कि कोई व्यक्ति पिछले साल रेसिडेंट था या नहीं था, तो मैं कैसे देखूंगा? तो पिछला साल मुझे देखना पड़ेगा। तो ये साल का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना है तो पिछले साल की मौजूदगी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझो 30 अप्रैल को देख रहा हूं, तो इस साल में रहूंगा कि नहीं रहूंगा मुझे नहीं पता है, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैं कितने दिन था ये मैं देख सकता हूँ। सो इसलिए जितने भी कानून है उसमें पिछला फाइनेंशियल ईयर ही देखा जाता है, कंपनीज एक्ट में भी, इनकम टैक्स एक्ट में भी और फेमा में भी, कि अगर आपको ये साल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, अगर जैसे 23-24 का आप रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो, तो आपको 22-23 में वो भारत में कितने दिन मौजूद था ये देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको 24-25 के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तब तक 24-25 चालू हो जाएगा। तो आपके बुक में भी दोनों हिसाब से दिए हैं।
सो अगर आपको देखना है कि एक व्यक्ति 2024 2025 में, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 तक यहाँ वो रेसिडेंट था या नहीं था, तो इसको रेसिडेंट है या नहीं इसके लिए आपको देखना है पिछला साल। सो पिछला साल 2023 यानी 1/4/23 से 31/3/24 तक यहाँ पे उसने कितने दिन रहना चाहिए, तो ही शुड स्टे मोर देन 182 days इन इंडिया। अगर स्टे मोर देन 182 डेज इन इंडिया है तो वो व्यक्ति यहाँ पे रेसिडेंट कहलाएगा, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ये हो गया आपका एक जनरल रूल। अब यहाँ पे ये स्टे कब से देखा जाएगा, तो 1 अप्रैल से देखा जाएगा 31 मार्च तक। बट क्या कंटिन्यूस पीरियड होना जरूरी है क्या, तो आंसर इज नो, कंटिन्यूस जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ पूरे टाइम देखा जाए। आप ऐसा देख सकते हैं कि वो 1 महीना आया फिर चला गया, फिर 3 महीने आया फिर चला गया, फिर 2 महीने आया, तो ऐसा करके भी अगर 182 डेज से ज्यादा होता है तो वो रेसिडेंट है। ध्यान रखो यहाँ मोर देन 182 डेज है, एग्जैक्ट 182 डेज से नहीं होता। सो 182 से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो एग्जैक्ट 182 डेज रहा है तो फिर हम उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे। 182 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन है, ठीक है। कानून में इससे भी फर्क पड़ता है। सो 182 डेज से ज्यादा, अगर एग्जैक्ट 182 डेज रहेगा तो ही विल नॉट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि कंटिन्यूअस स्टे इज नॉट नेसेसरी। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, सिटीजनशिप इज इररेलेवेंट। मेरा एक फ्रेंड है, क्या नाम था उसका, एलॉन डिकोस्टा। तो ये व्यक्ति जॉनी है, सनी भी है वैसे तो वो वो लोग बाहर के हैं, सिटीजन नहीं है भारत के। अब तो खैर सिटीजनशिप दे दी अपन ने सनी को, बट अब भारत के नागरिक है। चलो छोड़ो, चलो तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, हाँ बाहर का है और वो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे आके रह लिया वो 182 डेज से ज्यादा, तो वो हमारे लिए रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे कोई बिजनेस चला रहा है, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ से बिजनेस देख रहा है, तो ऐसे केस में ही विल बी डीम्ड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। ये जनरल रूल है। सो अभी हम पहले बेसिक रूल, एकदम जनरल रूल पढ़ रहे हैं। सो जनरल रूल है ये रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए कि 182 डेज से ज्यादा अगर वो भारत में मौजूद है, दैट मीन्स 183 डेज या मोर, तो फिर ही विल बी डीम्ड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया। ये जनरल रूल है, ठीक है। फिर यानी कैसा, हाँ तो वो जनरली वैसे ये जो रूल्स है ये मोर देन 50% आता है। आप अगर देखो 365 है, 365 में से आधा करो तो 182 आता, 183 आता है या 182.5 आता है। सो 182 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए वो आधे साल से ज़्यादा ऐसा मान लेते हैं अपन। सो अगर आधे साल से ज़्यादा वो भारत में मौजूद है तो हम बोल देंगे कि वो रेसिडेंट है, ठीक है। सो आधा साल देखा जाता है 182 डेज से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा है। तो बाकी वैसे ऐसा रूल नहीं है, जैसे अब आप बोलोगे सर वहाँ 120 क्यों कर दिया कंपनीज एक्ट में, सो शायद वो चाहते हैं कि अगर लीनियंसी लाना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ पे एक वर्ड और जोड़ा अदरवाइज, तो रेसिडेंट और अदरवाइज बोला है। सो वो शायद कल चलकर ऐसा लिख देंगे कि वो अगर रेसिडेंट नहीं भी है तो भी वो कुछ कंडीशन फॉलो करके ओपीसी बना सकता है। तो वहाँ उनका मकसद कुछ और होगा। बट ज़्यादातर कानून में आप देखना 50% से ज़्यादा टाइम अगर वो भारत में रहता है तो हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति रेसिडेंट है, ठीक है। सो 182 डेज से ज़्यादा, तो ऐसा है। सो ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। कंटिन्यूस पीरियड ऑफ स्टे इज नॉट नेसेसरी।
अब जिस दिन वो यहाँ से जा रहा है, क्या वो दिन भी हम उसको स्टे इन इंडिया मानेंगे? तो आंसर इज यस। सो वो अगर जैसे आज दोपहर को 1 बजे की उसकी फ्लाइट है और 1 बजे वो यहाँ से चला जाएगा, तो भी वो आज तो मौजूद है ना, भले पूरा दिन नहीं है बट कुछ टाइम मौजूद है, तो वो दिन भी काउंट किया जाता है। ठीक है, वैसे ही जिस दिन आया वो दिन भी रात को 11 बजे पहुंचा, तो भी वो दिन भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा है। इतने डीप में आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट प्रैक्टिकली जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। सो प्रैक्टिकली इसमें बहुत एडवाइस ली जाती है। इसमें तो छोड़ो, इनकम टैक्स में बहुत एडवाइस ली जाती है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए। जो बाहर रहते हैं वो लोग जानबूझ के ऐसा प्लान करके आते हैं कि वो यहाँ के रेसिडेंट ना बन जाए, क्योंकि एक रूल है कि जो रेसिडेंट है उसकी पूरी इनकम भारत में टैक्सेबल हो जाती है, फिर कहीं भी कमाई हुई हो। जैसे मेरा दोस्त है विराट, विराट वो रेसिडेंट इन इंडिया है, अब वो बाहर की भी इनकम कमा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जाके कुछ पैसा कमाया, फिर यूएस जाके कोई पैसा कमाया, इंग्लैंड जाके वहाँ एड से भी पैसा कमा लिया, जरूरी नहीं क्रिकेट खेल के, एड से भी पैसा कमाया, तो वो पूरी ग्लोबल इनकम भारत में टैक्स होगी क्योंकि वो रेसिडेंट है। और कोई नॉन रेसिडेंट है तो उसकी पूरी इनकम टैक्स नहीं होती। जैसे एक रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, क्या नाम है, कोई भी उठा लो, जो जॉन ही लेके आते हैं इन लोग। ठीक है, सो कोई भी है, समझो एलॉन है, या अपन क्रिकेट का ही एग्जांपल लेते हैं ना, क्रिकेट में कौन है अच्छा, डेविड वार्नर है समझो। अब डेविड वार्नर, धोनी तो यही रहता है ना, सो डेविड वार्नर है, वो रेसिडेंट नहीं है। अब उसको बोलेंगे तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की सब इनकम पे यहाँ टैक्स दो, तो देगा क्यों? तो नहीं, उसकी सिर्फ भारत की इनकम टैक्सेबल होती है। इसीलिए लोग इस प्रकार से आते हैं कि वो रेसिडेंट ना बन जाए, तो बहुत प्लानिंग करके आते हैं लोग। तो ऐसे नहीं कभी भी चले यार यार चलो इंडिया जाके आते हैं, ऐसा नहीं, प्रॉपर प्लान करके आते हैं वो, कि उनका दिन कितना होना चाहिए, स्टे कितना होना चाहिए, तो वो पूरा प्लान करके आते हैं ताकि उन लोग रेसिडेंट ना बन जाए। तो ऐसे है, बहुत सारे लोग हैं जो लोग बाहर रहते हैं और वो लोग पूछते हैं फिर कि कब आना चाहिए, कब तक के रहना चाहिए, तो पूछ के फिर ऐसा उस हिसाब से प्लान किया जाता है। सो रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ स्टे है, इट इज नॉट मटेरियल वेदर ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। अगर वो सिटीजन नहीं भी है बट वो भारत में इतने दिनों से ज्यादा रह जाता है, तो फिर हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, ये जनरल रूल है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं जनरल रूल है। अब इसके एक्सेप्शंस, तो ये जनरल रूल हो गया, पूरा ये जितना भी लिखा है ये जनरल रूल है। इसी का दूसरे तरह से मतलब निकालें तो जो 182 डेज से कम रहा है यहाँ पे, 182 डे या उससे कम रहा है, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, तो ही इज कंसिडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना, तो स्पेसिफिकली बोला है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बहुत आसानी से समझाया है, मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया। जो रेसिडेंट नहीं है वो नॉट रेसिडेंट है। तो 182 डेज से कम या 182 डेज रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट हो गया, आउटसाइड इंडिया हो गया। ठीक है, तो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, हम नॉन रेसिडेंट बोलने के बदले आउटसाइड इंडिया वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया यूज करते हैं, PRII इन इंडिया, और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो PRI भी बोल सकते हैं, PRI और PROI। सो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में पहली चीज, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, पहला, अ पर्सन residing in India for more than 182 days। सो जो भारत में रह रहा है मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो ये रेसिडेंट है, बट डज नॉट इंक्लूड, कुछ एक्सेप्शंस निकल के आ रहे हैं। कौन रेसिडेंट नहीं रहेगा? एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत के बाहर गया है एंड हु स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। 3 केस आते हैं इसमें, पहला आता है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा आता है बिजनेस या वोकेशन, एंड तीसरा है अनसर्टन पीरियड, अदर पर्पस जो कि अनसर्टन है। सो ये 3 चीज के लिए, अनसर्टन पीरियड के लिए भारत के बाहर गया है, सो वो व्यक्ति फिर रेसिडेंट इन इंडिया नहीं रह जाएगा। अब एक खास बात पहले और बता दूं, आप जब इनकम टैक्स में पढ़ोगे
आप एक रूल पढ़ोगे, एक व्यक्ति अगर हम बोलेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो पूरे साल भर के लिए वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है। तो ऐसा रहेगा कि उसकी इनकम है तो पूरे साल भर के लिए, अगर वो ये साल इतने पर्टिकुलर डेज रह लेता है तो हम मान लेंगे रेसिडेंट है पूरे साल भर के लिए। बट फेमा में ऐसा नहीं होता। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में हो सकता है कि यहां तक कि वो रेसिडेंट है, इसके बाद से वो रेसिडेंट नहीं है, तो जरूरी नहीं पूरे साल भर वो रेसिडेंट है तो रेसिडेंट ही रहेगा। हो सकता है एक साल के एक पीरियड में वो रेसिडेंट था, दूसरे पीरियड में रेसिडेंट नहीं था। सो रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे उस दिन के हिसाब से देखा जाएगा जिस दिन वो ट्रांजेक्शन करता है, फेमा का जो ट्रांजेक्शन है वो करेगा, उस दिन वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है वो देखा जाता है। तो हो सकता है वो कुछ पार्ट रेसिडेंट रहा, कुछ पार्ट नहीं रहा। सो अब ये जनरल रूल हो गया। जनरल रूल के हिसाब से एक व्यक्ति अगर 182 डेज से ज्यादा रह चुका है तो इस साल के लिए हम उसको रेसिडेंट मान रहे थे। लेकिन अब हम क्लॉज ए में आते हैं। ये सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, ये रेसिडेंट इन इंडिया, और ये किसको लगेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को। क्योंकि सोच के देखो, कंपनी के केस में हम ऐसा थोड़ी देखेंगे कि कंपनी बाहर गई थी, कंपनी जाती दिखती क्या कभी बाहर। सो कंपनी तो भारत में रजिस्टर्ड है तो भारतीय हो गई, वो तो रेसिडेंट हो गई फिर, ठीक है। तो कंपनीज वगैरह को ये रूल नहीं लगेगा। सो ये सिर्फ नेचुरल पर्सन को, इंडिविजुअल को लगेगा। सो इंडिविजुअल के केस में हम देख रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति भारत में 182 दिन रहता है तो फिर वो व्यक्ति रेसिडेंट है, ठीक है, 182 से ज्यादा। सो 182 डेज से ज्यादा रहता है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया है। बट इसका पहला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब है यहां पे जनरल रूल नहीं लगता, दैट इज ही विल नॉट बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो इसको हम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बोलेंगे। तो ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं रहेगा, दैट मीन्स ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पहला तो आपको पता ही है, अगर वो 182 दिन से कम रहा है तो फिर वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, 182 डेज नहीं रहा। लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर वो रहा है पिछले साल भले ही 182 डेज से ज्यादा, तो यहां पे वो स्टे कर रहा है फॉर मोर देन 182 डेज, तो ऐसे केस में इस साल के लिए वो रेसिडेंट होना चाहिए, आगे के साल के लिए। अब समझो एक व्यक्ति है पप्पू, ये यहां पे रहा था, थोड़ी मुंडी टेढ़ी हो गई उसकी, ये भारत में मौजूद था मोर देन 182 डेज, मान लो पूरा 365 दिन ही था, पूरे साल भर कभी बाहर गया नहीं, यहीं पे पड़ा रहता था। सो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है इस साल के लिए। तो अगर हम ईयर को नाम दे दे तो 2023, 2024 और 2024-2025। लेकिन मान लो यहाँ पे अप्रैल खत्म हुआ, मई खत्म हुआ, जून, समझो 1 जून को इसको जॉब लग गई बाहर, भारत के बाहर, और ये जॉब के लिए चला गया पूरे टाइम के लिए। तो उसका जॉब लग गया है भारत के बाहर यहां पे, और जॉब के लिए वो 1 जून को भारत के बाहर जा चुका है। ऐसे केस में अब 2 पीरियड आ जाते हैं। पहला ये पीरियड, ये पीरियड में हम उसको बोलेंगे वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। क्यों? क्योंकि पिछले साल का उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा था। लेकिन जो आगे एक्सेप्शन दिया है, अगर वो जॉब के लिए जा रहा है तो ऐसे केस में फिर यहीं से ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो चुका है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो यहां पे एक्सेप्शन है, आपका जनरल रूल बोलता है अगर वो 182 दिन है तो हम उसको रेसिडेंट मानते हैं, लेकिन रेसिडेंट यहीं तक, अगर वो गया है भारत के बाहर फॉर द पर्पस ऑफ जॉब। 3 चीज कवर होती है इसमें, एक तो एम्प्लॉयमेंट, तो जॉब वगैरह के लिए जा रहा है तब, दूसरा बिजनेस और वोकेशन, सो बिजनेस के लिए सिमिलर नेचर का ही है वो, तीसरा अनसर्टन पीरियड के लिए जा रहा है, तो अदर पर्पस है बट अनसर्टन पीरियड है, पता नहीं वो वापस कब आएगा। ऐसे केसेस में तो वो जा चुका है, कोई हो सकता है कोई रिलेटिव्स है उनके यहाँ शिफ्ट हो गया है, अब वापस कब आएगा कुछ पक्का नहीं पता,
सो हो सकता है कि साल भर बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन सर्टन नहीं है, इट इज अनसर्टन। तो ऐसे केसेस में हम मान लेंगे अब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, सो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया यहीं से वो बन जाएगा, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया वो 1 जून से, जब वो चला गया यहां से, तब से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया। सो कौन कौन से इवेंट कवर होते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट आता है इसमें, बिजनेस और वोकेशन आता है। क्या प्रोफेशन आएगा? तो यस, प्रोफेशन भी कवर हो जाएगा। वोकेशन जो है, वोकेशन में सब कवर हो जाता है। वोकेशन यानी जिससे भी पैसा कमाते हैं उसको वोकेशन बोलते हैं अपन। ठीक है, जैसे प्रोफेशन और वोकेशन में हल्का सा फर्क है, आपको कहीं पूछेंगे नहीं, बट दोनों में फर्क है। जैसे मैं अगर सीए बन गया और मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूं तो ये मेरा प्रोफेशन है। समझो मैं सीए नहीं बन पाया, मैं फेल हो गया और बहुत साल एग्जाम दिया, बट मैं सीए नहीं बन पाया, हाफ सीए हूं मैं, बट मैंने सोचा चलो अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं, जीएसटी के काम तो कर ही सकते हैं, पहचान बन चुकी है, तो मैंने जीएसटी के काम चालू कर लिया। अब जीएसटी के काम कर रहा हूं मैं विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री, तो मैं वोकेशन कर रहा हूं ऐसा माना जाएगा। तो वोकेशन और प्रोफेशन में फर्क होता है। सो वोकेशन का मतलब है जिसमें आपका कोई डिग्री वगैरह नहीं है या कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट फिर भी आप काम कर रहे हैं, वो वोकेशन कहलाएगा। जैसे मैं अगर सीए बने बिना वही काम कर रहा हूँ, मैं बीकॉम करके रिटर्न्स फाइल करने के काम करता हूँ, एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ, ये मेरा वोकेशन हो गया। वही मैं अगर एक डिग्री ले लेता हूँ, कभी भी प्रोफेशन में कुछ खास बातें होती है, उसमें एक डिग्री रहना चाहिए, उसका एक इंस्टीट्यूट रहता है या कोई ना कोई उसके पीछे एक एसोसिएशन होता है। जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स का खुद का एक एसोसिएशन रहता है, वैसे ही लॉयर्स है तो उनका एक बार काउंसिल होता है, आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीए के पीछे। तो ये सब उनका कंपलसरी कंडीशन होती है। इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, जब तक आप वो पास नहीं करते तब तक के आप वो कार्य नहीं कर सकते, ये प्रोफेशन है। बट वोकेशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो वोकेशन अगर हम कवर करते हैं तो इट इंक्लूड्स इवन प्रोफेशन भी यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या वोकेशन या अदर पर्पस, अदर पर्पस लेकिन अनसर्टन पीरियड का। तो अनसर्टन पीरियड अगर है तो फिर ये 3 चीजें यहाँ कवर होती है। दैट मीन्स अगर ये 3 चीज के लिए वो बाहर गया है तो हम बोल देंगे कि वो अब रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। भले फर्स्ट कंडीशन वो पूरी कर रहा था कि 182 दिन से ज्यादा भारत में था, बट फिर भी अब वो गया है और अनिश्चित काल के लिए गया है या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए गया है, तो ऐसे केस में अब वो रेसिडेंट नहीं है, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया। ठीक है, सो ये फर्स्ट एक्सेप्शन में कवर होता है। सो बट डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड मीन्स ये किसकी बात हो रही है? अब ए वाले पॉइंट में जो बता रहा है, दैट मीन्स ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, शुरुआत से पढ़ रहे हैं फिर से, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा तो वो हमारे लिए रेसिडेंट हो गया। बट डज नॉट इंक्लूड, दैट मीन्स रेसिडेंट नहीं रहेगा अगर अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर गया है, और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस फॉर टेकिंग अप फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर उसका जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है तो, और फॉर कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया अ बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, और तीसरा फॉर एनी अदर पर्सन। लेकिन कैसे सर्कमस्टेंस में? इन सच सर्कमस्टेंसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टन पीरियड। तो ये 3 चीज, सो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड अदर पर्पस, ये 3 पर्पस लेकिन अनसर्टन पीरियड के लिए। सो ऐसे केसेस में ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब इसका एक और अपोजिट पॉइंट, अपोजिट पॉइंट है ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रहा है, 182 डेज भारत में नहीं रहा, लेकिन वो भारत आ रहा है और यहाँ बिजनेस वगैरह के लिए आ रहा है, तो उसको भी हम रेसिडेंट मान लेंगे। अब रेसिडेंट कब नहीं मानेंगे, अगेन ये पॉइंट्स यहाँ बी वाले क्लॉज में बताए हैं, तो इसको समझते हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? तो ये अभी चलेगा, ये अभी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया यही चलने वाला है आगे भी, ये हम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे।
तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, बट अपन ये सब फिर एग्जाम्पल्स के साथ भी देखेंगे और इस पे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, ठीक है। सो ये चलता रहेगा। हाँ, तो पर्सन रेसिडिंग इन इंडिया मोर देन 182 डेज, ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। फिर कौन नहीं आएगा वो बता दिया, अ पर्सन जो कि भारत के बाहर जा रहा है फॉर जॉब या फिर बिजनेस वोकेशन के लिए या फिर अनसर्टन पीरियड के लिए, वो नहीं आएगा। फिर इसका अपोजिट है, यहां से पढ़ रहे हैं फिर से, पर्सन रेसिडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया इन आइदर केस अदरवाइज देन, तो ध्यान रखो अदरवाइज देन, इन पर्पस के लिए नहीं आना चाहिए। यहां पे बोला है इन पर्पस के लिए आना जाना चाहिए, लेकिन ये वाले पॉइंट में बोला है इन पर्पस के लिए नहीं आना चाहिए। अगर इन पर्पस के लिए नहीं आया है तो वो व्यक्ति पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो डज नॉट इंक्लूड, दो नेगेटिव टर्म्स आते हैं इसमें, पहले यहां आ रहा है डज नॉट इंक्लूड, फिर यहां आ रहा है अदरवाइज देन। सो दो जगह नेगेटिव टर्म्स आ गए। दैट मीन्स वो व्यक्ति पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा अगर वो इन चीज के लिए नहीं आया, ये तीन चीजों के लिए नहीं आया तो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर वो इन चीज के लिए आया तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, इन चीज के लिए नहीं आएगा तो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। कौन कौन सी चीज, वही तीन चीज है। एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत आया है, बाहर का व्यक्ति है, वो भारत आ गया और भारत में एम्प्लॉयमेंट आ गया उसका। सो यहाँ पे हम पिछला साल देखेंगे नहीं, वो इररिलेवेंट हो गया, वो फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है ये इररिलेवेंट हो जाती फिर हमारे लिए 182 डेज वाली। वो पिछले साल पूरा फॉरेन में था, समझो रशिया में था, उसके बाद यहाँ पे आ गया, उसको जॉब मिल गया यहाँ पे, अब यहाँ पे वो काम कर रहा है, काम करने के हिसाब से आया है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया बन गया, भले पिछले साल वो भारत में नहीं था, तो 182 डेज नहीं था बट फिर भी वो रेसिडेंट इन इंडिया बन गया, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है या बिजनेस वोकेशन के लिए आया है तो रेसिडेंट बन गया, या फिर अनसर्टन पीरियड के लिए आया है तो रेसिडेंट बन गया। अगर इसके लिए नहीं आया तो रेसिडेंट नहीं बनेगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो कि बाहर रहता है, रशिया में रहता है हमेशा, अब वो भारत में आता है और भारत में आता है घूमने के लिए, तो क्या वो बिजनेस के लिए आ रहा है क्या, तो नहीं। एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं। फिर क्या उसका अनसर्टन पीरियड है क्या, तो नहीं। घूमने के लिए आ रहा है, 2-3 महीने रहेगा फिर चला जाएगा। ऐसे केसेस में वो व्यक्ति हमारे लिए रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखो, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, रेसिडेंट नहीं है अगर वो आया है भारत, अदरवाइज देन, इसके अलावा, इसके लिए आएगा तो रेसिडेंट हो जाएगा, इसके लिए नहीं आना चाहिए, तो ही शुड नॉट कम फॉर दीज 3 पर्पसेस। ये 3 पर्पस के लिए नहीं आना चाहिए। ये 3 पर्पस के लिए नहीं आना है, अदरवाइज देन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो अ पर्सन जो भारत में रहा नहीं रहा पिछला साल हमारे लिए इररिलेवेंट है। अगर वो भारत में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है तो फिर हम मान लेंगे कि वो रेसिडेंट है, अगर वो बिजनेस या वोकेशन के लिए आ रहा है तो रेसिडेंट माना जाएगा, और अदर पर्पस जो अनसर्टन पीरियड दर्शा रहा है उसके लिए रेसिडेंट माना जाएगा। इसके लिए नहीं आया तो वो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। जैसे घूमने फिरने को आया तो ही इज नॉट हियर फॉर एम्प्लॉयमेंट, नॉट हियर फॉर बिजनेस और अनसर्टन पीरियड। ऐसे केस में हो सकता है फिर वो पिछले साल 182 डेज से ज्यादा भी रहा है, तो भी हम कोई उसके ऊपर ये रूल नहीं लगाएंगे। कई बार आते हैं लोग पूरे साल साल भर भारत में पड़े रहते हैं, तो रहते हैं कुछ लोग ऐसे फॉरेन में, कमाए बहुत पैसा, उसके बाद आके पूरा इंडिया घूमने के हिसाब से आते हैं फॉरेनर्स। आप अगर हिमाचल प्रदेश वगैरह चले जाओ, वहां दिखेंगे बहुत सारे, वो पूरा टूर करते हैं, वो बद्रीनाथ केदारनाथ सब घूमते हैं, बड़ी बड़ी जटा बना लेंगे। सो ऐसे लोग होते हैं। वैसे ही गोवा में पड़े रहेंगे, तो आते हैं रशिया से लोग और यहीं पड़े रहते हैं, पूरा साल भर पड़े हैं गोवा में, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो है, इन लोग कोई बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं आए, आए घूमने के लिए हैं, तो ऐसे केस में उनको हम रेसिडेंट नहीं मानेंगे, वो नॉन रेसिडेंट ही है, ठीक है। सो क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर अदर पर्पस के लिए नहीं आए अनसर्टन पीरियड। सो अभी टाइम कम है, 3 मिनट में होगा नहीं वैसे, तो अभी सिर्फ इतना लिख देता हूं मैं।
तो एक और एक्सेप्शन है, तो ही विल नॉट बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये फर्स्ट चीज हो गई। सेकेंड चीज, ही विल नॉट बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अगेन सेम ही चीज है, इफ, दैट मीन्स वो भी कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो ये वाला केस था, यहां भी वही था, ही विल नॉट बी, यहां भी वही है, ही विल नॉट बी। तो भले ही फिर वो पिछले साल हम मान लेते हैं अब 182 दिन से ज्यादा था, ये इसीलिए मान रहा हूं मैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। समझो एक व्यक्ति 2023 में आ गया था अपने यहाँ, 2024 में भी यहाँ था, और वो आ गया था, और ही हैज अ पीरियड ऑफ मोर देन 182 डेज स्टे रहा है उसका, बट वो आया क्यों? तो मान लो वो आया है घूमने के लिए, तो ही इज नॉट कम टू इंडिया फॉर, तीन चीजों के लिए नहीं आना चाहिए। पहला, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या वोकेशन, या फिर अनसर्टन पीरियड, अदर पीरियड जो अनसर्टन है, इसके लिए नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल वो आया है फॉर हॉलीडे या वेकेशन, ध्यान रखो वोकेशन अलग है, वेकेशन अलग है। वेकेशन के लिए आया ना घूमने फिरने आया, वोकेशन के लिए आया मीन्स काम करने आया, ठीक है, इसके लिए नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल हॉलीडे के लिए आया है, तो भले ही वो यहाँ आ गया, 182 डेज रह चुका है भारत में, मान लो यहाँ 200 दिन रह चुका है वो, फिर भी हम उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे इस साल के लिए, ही विल नॉट बी डीम्ड एज रेसिडेंट। यहाँ पे भी नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके पहले के साल वो 182 दिन नहीं था भारत में, तो यहाँ पे भी वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। और इसके बाद भी पूरा साल अगर वो यहाँ रह जाए तो भी, यहाँ पे भी घूमने को आया है, पूरा साल यहीं पड़ा है, तो भी ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट इन इंडिया फॉर, ये तीन पर्पस के लिए नहीं है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है तीन पर्पस के लिए नहीं आना चाहिए। और इसी को अगर दूसरे शब्दों में बोले हम, तो दैट इज ही विल बी a person resident in India if he visits for the three purposes, that is employment, business और other period, जो कि अनसर्टन है, अदर पर्पस। सो उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे अगर वो इसके लिए आता है तो, ठीक है, इफ ही विजिट्स फॉर दीज पर्पसेस। लेकिन वो अगर इन पर्पस के लिए नहीं आया है तो फिर वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत करना, ये उसका ऑल्टरनेट आंसर है। तो ऐसा है, फिर से अब टाइम नहीं है, अगले क्लास में ही पढ़ते हैं अपन इसको, ये बचा है अभी, ये पूरा नहीं समझे अपन ने, तो अगली क्लास में इसको और समझते हैं अपन, ठीक है। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, इस पे और चर्चा बची है, अगली क्लास में और पढ़ेंगे, और फिर कोई डाउट्स होंगे तो देख लेंगे। अभी तक कोई डाउट है क्या? सो ये ध्यान रखो, इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, ये दो नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो दो नेगेटिव डज नॉट इंक्लूड, जो आया है अदरवाइज देन, यानी इसके लिए नहीं आना चाहिए, ऐसा है वो, ठीक है। अगर इसके लिए आएगा तो रेसिडेंट इन इंडिया हो गया, लेकिन इसके लिए नहीं आया तो रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। सो और डीप में पढ़ेंगे वैसे अपन, कल की क्लास में भी देखते हैं, और कुछ केसेस भी इसके ऊपर देखेंगे, कुछ केसेस आपको दिए हुए भी हैं बुक में, और क्वेश्चन बैंक में भी आपको कुछ केसेस इसके दिखेंगे, ठीक है। सो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, चलो थैंक यू।